नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य व्यवस्था पिका के भाग 2 में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विधानसभा के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि विधानसभा क्या होता है, विधानसभा किस तरह से काम करता है और विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है। और उसके रेफरेंस में हमने आर्टिकल 170 को बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना किस तरह से की जाती है, किस तरह से विधानसभा कार्य करता है। ठीक है, देखिए आज हम उसी के आगे की बात करते हैं। अनुच्छेद 170 हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि विधानसभा की संरचना जो है, उनका जो सदस्य संख्या है अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 होगा, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका इलेक्शन करवाया जाता है। यहाँ हमको एक बात ध्यान रखनी है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया और उसके तहत कुछ व्यवस्था की गई। वो व्यवस्थाएं क्या थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर विधानसभा की सीटें नियत रखी जाएगी और 2001 के बाद की जो जनगणना है, उस 2001 की जनगणना के बाद पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। और ये व्यवस्था की गई कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक ये व्यवस्थाएं लागू रहेगी, जो 21 फरवरी 2002 के बाद से प्रभावी रहा है या लागू हुआ है। ये हमको ध्यान रखना है। देखिए आज हम 170 के बाद हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 171। देखिए अनुच्छेद 171 हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 171 जो है, यह अनुच्छेद 171 बात करता है किसके बारे में? विधान परिषद की संरचना के बारे में। देखिए विधान परिषद की संरचना के बारे में ये बात करता है। हम विधानसभा में या विधानसभा के साथ ही विधान परिषद को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमने सिर्फ आर्टिकल लिखा है कि आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में है। जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तब हम इस आर्टिकल को वहाँ डिटेल करते हुए चलेंगे। हमको इसका ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में 171 में है क्या। जैसे 168 में विधानमंडल पढ़ा, 169 में विधान परिषदों का सृजन और उनका उन्मूलन पढ़ा है, और वहीं पर 170 में हमने विधानसभा की संरचना पढ़ी है और 171 में विधान परिषद की संरचना है। हम विधान परिषद की संरचना को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमको समझने के लिए लिखा गया है। अगला आर्टिकल हम बात करते हैं अनुच्छेद 172। देखिए अनुच्छेद 172 को ध्यान रखिए। अनुच्छेद 172 कहता है विधानमंडलों की अवधि। विधानमंडलों की अवधि, देखिए यहां मैंने ना तो विधानसभा लिखा है और ना विधान परिषद लिखा है। इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की अवधि। अवधि का मतलब तो हम यहां बात कर रहे थे किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में। हम उनके टेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं कि टेन्योर कितना होगा, लेकिन किसका? विधानमंडल का। और विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद में दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों का कार्यकाल कितना होगा। इसका उल्लेख, दोनों का उल्लेख एक ही अनुच्छेद में है और वो है अनुच्छेद 172। लेकिन अब देखिए हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं विधानसभा, तो हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के बारे में। देखिए विधानसभा, जब विधान परिषद का आर्टिकल, जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तब हम विधान परिषद के बारे में उसका आर्टिकल वहाँ डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या रूपरेखा है, वह किस तरीके से काम करता है। हाँ बेसिक मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन फिर भी हम इसको और डिटेल करेंगे विधान परिषद में। ठीक है, देखिए विधानसभा अवधि की बात की हमने, कार्यकाल की बात की, और कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी किसके बारे में? विधान सभा के बारे में। देखिए आप लोग जानते हैं विधानसभा का कार्यकाल आमतौर पर यानी मैंगो तौर पर प्रथम बैठक से यानी आमतौर पर प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। यानी ये हो गया पहला बात।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आम तौर पर यानी अधिकतर समय जेन्युइन वे में हम अगर बात करें तो 5 साल होता है, यानी प्रथम बैठक से जब उन्होंने शपथ लिया तब से लेकर 5 साल तक वो काम करेगा। लेकिन यह एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। हमने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था जब हमने विधानसभा के बारे में नाम वगैरह पढ़े थे। कौन कौन से? देखिए, हमने सबसे पहले नाम पढ़े थे तो उसमें बात किया था कि निम्न सदन है, प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है और लोकप्रिय सदन है। अस्थायी सदन का मतलब क्या ध्यान रखना है? समय से पूर्व क्या की जा सकती है? भंग की जा सकती है तथा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, हम अभी इसको समझेंगे थोड़ा कि ये क्या चीज़ है। समय से पूर्व भंग की जा सकती है। याद कीजिए राज्यपाल का अनुच्छेद 174, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। हम अनुच्छेद 174 बात करेंगे। अनुच्छेद 174 कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर यानी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। समझिएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देगा समय से पहले, तो कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हो पाएगा। तो कैसा है? अस्थायी सदन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर अस्थायी सदन की हमने बात की कि समय से पहले अगर भंग कर दिया, और भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, तो यह एक अस्थायी सदन है। अब हम बात करेंगे कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। जरा देखिएगा, इसके संबंध में कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, हम इसके संबंध में बात कर रहे हैं। देखिए, एक अनुच्छेद आता है भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 352 है, और ये 352 कहता है किसके बारे में? नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, यानी राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है अनुच्छेद 352। और ये क्या कहता है? सुनिए, देखिएगा, युद्ध की स्थिति में देखिए, या तो भारत किसी के साथ युद्ध में लड़ रहा हो, या भारत के ऊपर कोई आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर ही किसी क्षेत्र विशेष में कोई दंगा हो जाता है, कोई विद्रोह हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारत में या उसके किसी क्षेत्र विशेष में आपातकाल लगा दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? राष्ट्रीय आपात के बारे में। यानी हम क्या कर देंगे? वहां राष्ट्रीय आपात लगा देंगे। और जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इस पूरे क्षेत्र का जो शासन है, वह शासन किसके पास पहुंच जाता है? वो शासन कौन करता है? वहां शासन राष्ट्रपति करता है। यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन करेगा। यहां पर कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब इस क्षेत्र में तो दंगे हो रहे हैं, यहां तो विद्रोह हो रहा है, और अगर आपको चुनाव करवाना है तो क्या वहां चुनाव करवा सकते हैं? हम नहीं करवा सकते। ऐसी स्थिति में हम यहां पर चुनाव नहीं करवा सकते, और चुनाव नहीं करवाएंगे तो कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब यहां विधानसभा तो कार्य कर नहीं रही है, ठीक है, तो कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव संसद द्वारा क्या करवाया जाएगा? पास किया जाता है। यानी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव संसद पास करेगी कि इसका कार्यकाल बढ़ा दो। तो जो पहले 5 साल का कार्यकाल था, अब वो बढ़कर कितना वर्ष हो गया? 6 वर्ष हो गया। यानी अब कार्यकाल 6 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष हो गया इसका मतलब अस्थायी सदन है। कोई स्थायी इसका समय नहीं है। कभी कहते हो 5 वर्ष, कभी कहते हो पहले भंग कर दिया जाए, और कभी उसका समय बढ़ा दिया जाता है। यानी ये एक क्या है? ये एक अस्थायी सदन है। अब देखिएगा, यहाँ एक बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए,
कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है और विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा पास करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर संसद ऐसा प्रस्ताव पास कर दे, क्या करने का, कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दे, तो एक बात ध्यान रखना, एक बार में कार्यकाल 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा। यानी एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यदि कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव संसद पास कर देती है तो वह प्रस्ताव एक बार में कार्यकाल को सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। मान लो 6 साल हो गए, 1 वर्ष हो गया, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं हुई, आपातकाल लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में संसद फिर कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास करेगी और फिर प्रस्ताव बढ़ाएगा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ है, हमको उसको समझना है। कार्यकाल बढ़ा दिया, कार्यकाल बढ़ा दिया, इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप कुछ इस तरह से समझिए। राजस्थान में पिछली बार चौदहवीं विधानसभा थी और 14वीं विधानसभा का समय था 2013 से 2018। देखिए, राजस्थान में 14वीं विधानसभा थी। 14वीं विधानसभा में जिसका समय था 2013 से 2018, 2013 से 2018 तक, यानी 2018 तक ही विधानसभा काम करेगी, हमको ये बात ध्यान रखना है। लेकिन इसी समय राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह हो गया, दंगे हो गए, राजस्थान में हम चुनाव नहीं करवा सकते। ऐसी स्थिति में जो पार्लियामेंट है, यानी जो संसद है, संसद क्या करेगी, इसका कार्यकाल, संसद एक प्रस्ताव पास करेगी और इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा देगी। तो अब इसका कार्यकाल कहां तक रहेगा, 2019 तक। 2019 तक हमने बढ़ा दिया, लेकिन स्थिति फिर भी सामान्य नहीं हुई, अभी भी स्थिति वही है। ऐसी स्थिति में संसद फिर प्रस्ताव पास करेगी और इसका कार्यकाल बढ़ा देगी 1 वर्ष। कितना हो गया, 2020 हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा इसको। 2000 कितना हो गया, 2020 हो गया। लेकिन जैसे ही 2020, कार्यकाल बढ़ाया कब था, दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में कार्यकाल बढ़ा दिया, बात को समझिए। दिसंबर 2020 में कार्यकाल इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही कार्यकाल बढ़ाया, कार्यकाल 1 साल के लिए रहेगा। हमने बात किया कि एक बार में 1 वर्ष के लिए रहेगा, यानी अभी ये कार्यकाल दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक रहेगा, हमको ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही दिसंबर 2020 में कार्यकाल इन्होंने बढ़ाया और पता चला कि मार्च 2021 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जब कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है 1 वर्ष और जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाता है तो क्या बढ़ा हुआ कार्यकाल, यहां हमने इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था और ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, तो ये कब तक रहेगा वैलिड। इसको हमने 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है तो ये कब तक रहेगा वैलिड, दिसंबर 2021 तक। तो क्या हम इसे दिसंबर 2021 तक रहेंगे, क्योंकि मार्च 2021 में तो आपातकाल खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के बाद चाहे कितना ही समय बचा हुआ हो, कार्यकाल में, लेकिन फिर भी अधिकतम 6 माह से ज़्यादा विधानसभा का कार्यकाल नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 माह में इलेक्शन करवा के नई विधानसभा का चुनाव हमको करवाना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो हमने विधानमंडल में अवधि पढ़ी थी, यानी कार्यकाल पढ़ा था विधानसभा के बारे में, जिसको हमने डिस्कस किया था कि आमतौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन अस्थायी सदन है तो समय से पहले भी भंग कर दिया जाता है। दूसरा हमने बात किया कि अस्थायी सदन है तो कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और कार्यकाल
घटाया भी जा सकता है। घटाएगा कैसे? जब हमने 174 में बात किया कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देगा, लेकिन बढ़ाने का कैसे होगा उसको समझना है हमको। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। ऐसी स्थिति में पूरे भारत में या उसके किसी एक भाग में राष्ट्रपति के द्वारा शासन स्थापित कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में कार्यकाल संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, बढ़ाया हुआ समय आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में। तो यहां हमने बात की विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में। विधान परिषद का कार्यकाल हम विधान परिषद में डिस्कस करेंगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए, अनुच्छेद 173 समझिएगा। विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता, यानी विधानमंडल कर दो भले, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, बात फिर वही आ गई। एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? विधानसभा और विधान परिषद की। बात को समझिएगा, विधानसभा और विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों की योग्यताएं भी 172 में, 173 में, जिस तरह से इनकी अवधि भी 172 में थी। ठीक है, क्या है इसका उसको समझिएगा। सबसे पहला आप लोग जानते हैं, जो कॉमन है मैं कॉमन लिख रहा हूँ, देखिएगा, भारत का नागरिक। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वही व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, यानी जो दोनों में क्या है? कॉमन है। दूसरा, न्यूनतम उम्र। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 ईयर। कितने साल का होना चाहिए? 25 साल का। यानी जो व्यक्ति 25 साल का है वो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए तैयार है, बस उसको कोई बना नहीं रहा है, समस्या यहाँ पर है। चलिए, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 30 साल। विधान परिषद का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? 30 साल। जो 30 साल का होगा वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। देखिए, यहाँ पर एक बात है जो हमको ध्यान रखनी है। विधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 90 साल, 100 साल, 200 साल की उम्र तक तुम चुनाव लड़ सकते हो। चलिए देखिए, ये तो बेसिक बात हो गई। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, संसद द्वारा निर्मित योग्यताएं, यानी और दूसरी वे योग्यताएं जो संसद ने बनाई है। संसद जो भी योग्यताएं बनाता है उनके अकॉर्डिंग ये उसमें फिट होने चाहिए। देखिए, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं की बात की तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद हमने दोनों यही पढ़ लिया। डिफरेंस जो है वो केवल एज का डिफरेंस है कि विधानसभा में उम्र 25 साल होती है और विधान परिषद में उम्र 30 साल होती है। ये बात क्लियर है? भारत का नागरिक होगा, उम्र ये होगी, संसद द्वारा निर्मित योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या ये बात क्लियर है क्या विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं को लेकर? कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ईजी है, हमको समझना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं मिटा रहा हूं उसको। देखिए,
बेसिक बात तो हमने, कुछ बेसिक बात विधानसभा को भंग करना कैसे किया जाता है हमने अभी 174 के आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है, हमने 172 जब पढ़ाया था तब मैंने 174 का आपके सामने जिक्र किया था। और मैं अब इसके कुछ ऊपर वाले जो दो एस्पेक्ट हैं, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, मैं उसको डिटेल करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए क्या है ये, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में सहूलियत रहेगी। देखिए, सत्र आहूत करना एक हमारे सामने टर्म है, क्या? सत्र आहूत करना, और एक है सत्रावसान करना। सत्र आहूत करने का मतलब है सत्र का आयोजन करना, और सत्रावसान सत्र को समाप्त करना। कोई सत्र चल रहा है उसको समाप्त करना, और जो नहीं चल रहा है उसको चालू करना, ये दोनों शक्तियाँ हैं। और आप लोगों को पता होगा ये अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है, यानी गवर्नर के पास है। ये अधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास है, यानी राज्यपाल के पास है। अब देखिएगा, राज्यपाल वाले टॉपिक में हमने ये पहले डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये विधानमंडल है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। देखिए, आपको कोई बिल रखना है, आप बिल कब रखेंगे? जब सेशन चल रहा होगा ना विधानसभा का, तभी तो आप रखेंगे, नहीं तो आप नहीं रख सकते। और विधानसभा, चाहे विधान परिषद कह दो, विधानमंडल कह दो, मैंने विधानमंडल लिखा है, विधानमंडल में कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए जब वहाँ सत्र चल रहा होता है और नहीं चल रहा होता है तो सत्र को बुलाता है। और सत्र को अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि सत्र को बुलाता कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल बुलाएगा कौन सा सत्र? बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच चलता है। ठीक है, एक होता है ग्रीष्म सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक काम करता है। और एक होता है शीत सत्र, जो नवंबर और दिसंबर तक कार्य करता है। जरा देखिएगा, अब एक बात देखिए, सत्र को कौन बुला रहा है? राज्यपाल। सत्र को समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। सत्र को बुलाएगा भी राज्यपाल, अगर सत्र नहीं चल रहा है, और सत्र चल रहा है तो उसको समाप्त भी करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। अब इसका मतलब एक चीज आप समझ लीजिएगा, 3 सत्र होते हैं अधिकतम। अधिकतम एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लेकिन संविधान ये कहता है कि विधानमंडल की अंतिम बैठक से अगली बैठक के बीच के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर कोई बैठक हुई है और यहाँ पर सेशन स्टार्ट नहीं हुआ और यहाँ पर अगर सेशन स्टार्ट करना है, तो इन दोनों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होगा। इसका मतलब कम से कम एक वर्ष में 2 बैठकें तो होगी ही होगी, एक वर्ष में 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, ये हमको पता होना चाहिए। और ये सारा उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 174 में। क्या ये बात क्लियर है? आगे चले, चलिए। अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176 हम बात कर चुके हैं राज्यपाल के बारे में कि अनुच्छेद 175 में
विधानमंडल के सदनों में संदेश भेजता है राज्यपाल लंबित विधेयकों को लेकर, और वहीं पर 76 में अपना विशेष अभिभाषण देता है आम चुनाव के बाद, जो मैंगो इलेक्शन होता है उसके बाद, और हर वर्ष के प्रारंभ में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता होगा, जिसे राज्यपाल अपॉइंट करता है इस पद के लिए। हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। अधिकार, क्या अधिकार है इन्हें? देखिए, ये संसद में बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, ये अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं होता। हमने पहले बात किया, ये वोट नहीं डाल सकता, ये वहाँ बैठ सकता है, वहाँ बोल सकता है, वहाँ अपना वक्तव्य रख सकता है, लेकिन ये वहाँ पर मत नहीं दे सकता, क्योंकि ये विधान मंडल का सदस्य नहीं होता है। क्या ये बात क्लियर है? अनुच्छेद 177 को लेकर हमने ये बात की। चलिए, अनुच्छेद 177 को लेकर हमको ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, अब हम बात करेंगे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, आर्टिकल 178। चलिए, देखिए, आर्टिकल 178 की मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा के पीठासीन अधिकारी। देखिए, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है कि जो विधानसभा में कार्य संचालन करता है, जो विधानसभा में कार्य संचालन करता है। देखिए, विधानसभा में कार्य संचालन का काम दो लोग करते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए ये विधानसभा है। इस विधानसभा में 300 लोग हैं, यानी 300 एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 300 लोग क्या करेंगे? ये 300 लोग अपने में से, ये 300 लोग अपने में से एक क्या करेंगे? स्पीकर अपॉइंट करेंगे, एक अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे, और ये लोग अपने में से एक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करेंगे, यानी एक उपाध्यक्ष अपॉइंट करेंगे। ध्यान रखना, इसका मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और अपने में से एक उपाध्यक्ष क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है, और यही इसका संचालन करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 178 में। अब देखिए, अनुच्छेद 179 और आर्टिकल 180 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या है, मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ। जब अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे देता है, जब उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे देता है, तो वो कैसे काम करते हैं, तो वहाँ काम कैसे होगा, ये बात है अनुच्छेद 179 में। जबकि अनुच्छेद 180 की बात करें तो ये कहता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष का उस पद पर काम करना। जब अध्यक्ष नहीं होगा उस समय उपाध्यक्ष उसके पद पर कार्य करेगा, ये बताया गया है 180 में। ये बात क्लियर है? चलिए, ये ज़्यादा डिटेल से नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। अब देखिए, एक अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 181। क्या कहता है? ये कहता है
कि आमतौर पर विधानसभा के पीठासीन अधिकारी कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन ध्यान रखना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विधानसभा में रखा जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आमतौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, लेकिन जब इनको हटाने का प्रस्ताव हम विधानसभा में रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस बैठक की अध्यक्षता ये दोनों नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में विधानसभा के बचे हुए लोगों में से राज्यपाल एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करता है। क्या करता है? अध्यक्ष नियुक्त करता है। और यही बात अनुच्छेद 181 में बताई गई है, जो हमको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्लियर है। अब छोटा टॉपिक है, 5-10 मिनट का और टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए आर्टिकल 187 अनुच्छेद 187 कहता है विधानमंडल का सचिवालय। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 187 कहता है कि विधानमंडल का सचिवालय, विधानमंडल के सचिवालय का मतलब है कि विधानमंडल, और विधानमंडल का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा और विधान परिषद, इनका सचिवालय। इसका मतलब विधानसभा के लिए अपना एक सचिवालय होगा, एक सेक्रेटरीट होगा, और विधान परिषद के लिए अपना एक सचिवालय होगा। पृथक पृथक सचिवालय हो सकता है अगर किसी राज्य में 2 या अगर किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो पृथक पृथक क्या हो सकता है? सचिवालय हो सकता है। हमको इसका ध्यान रखना है। ये सारी बात किसमें? अनुच्छेद 187 में। चलिए, ये बात क्लियर है। एक आर्टिकल हम इसके साथ और देखते हैं, 188। अनुच्छेद 188 कहता है शपथ। शपथ किसकी? सभी एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और शपथ किसकी? एमएलसी की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद के सदस्यों की शपथ और विधान सभा के सदस्यों की शपथ। कि विधानसभा या और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। और इस शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में वर्णित है। यानी अनुसूची 3 में जो प्रोसीजर, जो ड्राफ्ट दिया गया है शपथ को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर, उसके तहत राज्यपाल अनुच्छेद 188 के तहत इन्हें क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो शपथ हमने क्लियर कर लिया, सचिवालय क्लियर कर लिया। एक अंतिम अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 189। देखिए, देखिए, ये समझने के लिए हमारे लिए ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जिनको हमको समझना है। पहला, सदनों में मतदान। अब यहाँ पर आप समझिएगा, मैं सदनों में मतदान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर सदन की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं विधान परिषद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विधान मंडल की। देखिएगा, आप लोग जानते हैं
विधानसभा में अगर कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ पर मतदान विधानसभा के सदस्य करेंगे, और विधान परिषद में अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ पर मतदान विधान परिषद के लोग करेंगे, और मतदान के आधार पर ही किसी विधेयक को लेकर निर्णय किया जाता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति होती है कि विधान सभा में मत बराबर हो जाते हैं, दोनों पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, डिसाइडिंग वोट देता है, और जिस तरफ ये मत देगा वही उसी तरफ विधेयक को पास माना जाएगा। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं कि जब विधान परिषद के सदस्यों में मतभेद होता है और दोनों पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं, ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देगा कौन? सभापति। यानी सभापति की अगर मैं बात करूंगा मतलब मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं, और मैं अध्यक्ष की बात करूंगा मतलब मैं विधान सभा की बात कर रहा हूं, और इन दोनों को मत बराबर होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार है, डिसाइडिंग वोट देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति को, जिसका उल्लेख सदनों में मतदान अनुच्छेद 189 में मिलता है। एक आ जाता है कोरम, गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है, हमको इसको समझना है। देखिए, गणपूर्ति का मतलब होता है सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं न्यूनतम सदस्यों की वह संख्या जो कार्य संचालन हेतु आवश्यक है। यानी कम से कम कितने लोग हमारे पास होने चाहिए कि हम कार्य संचालित कर सकें, और उन सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाती है? कोरम कहलाती है या गणपूर्ति कहलाती है। और हमको ये ध्यान रखना है कि कोरम या गणपूर्ति कितनी होगी। हम जिस सदन की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ विधान परिषद की, मैं जिस सदन की बात कर रहा हूँ उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग या 10 सदस्य, इनमें से जो अधिक होगा, या तो 1/10वां भाग या 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक होगा वो होना चाहिए। और जब वो सदस्य संख्या हमारे पास होगी तब हम उस सदन में कार्य प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है कि आखिर जब 1/10 भाग लिख दिया तो 10 सदस्य लिखने की जरूरत कहाँ थी? ये इस वजह से लिखना जरूरी था क्योंकि हमने बात की, जब हमने विधानसभा की बात की कि सिक्किम विधानसभा में 32 एमएलए है, 32 विधानसभा सदस्य है। हमने बात की गोवा की, गोवा में 40 है, या मैं बात करता हूँ पौंडीचेरी की, पौंडीचेरी में 30 है। हमको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर सिक्किम में 32 है, पौंडीचेरी में 30 है, गोवा में 40 है, तो अगर 1/10 भाग रखते तो कितने? 4 लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 4 लोग मिल गए, चलो पार्लियामेंट में विधानसभा में चलते हैं, आज कोई बिल पास कर लेते हैं। अब ऐसे तो ये लोग बैठकर कुछ भी कर लेंगे, इस वजह से एक न्यूनतम सदस्य संख्या रखी है कि 10 सदस्य होना जरूरी है, कि कम से कम 10 सदस्य या 1/10 भाग, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वही लोग इकट्ठे होंगे और कार्य का संचालन करेंगे, और वही गणपूर्ति कहलाती है। यानी जब तक गणपूर्ति नहीं होगी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद आर्टिकल 189 में। हमने विधानसभा को लेकर आर्टिकल 168 से लेकर 189 तक सारे आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया है, और हमने इसके आगे का जो बात है, जो हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के रेफरेंस में अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि हम इनमें से और आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।